इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पोजीशन ऑफ चार्ज रिंग। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करी थी। इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा लास्ट टॉपिक यही बचा हुआ था। किसी चार्ज रिंग के कारण इसके एक्सिस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसके बारे में बात करनी थी हमें। तो यहां से बात खत्म करते हुए मैं पोटेंशियल एनर्जी की तरफ बढ़ूंगा। तो ध्यान से अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पोजीशन ऑफ चार्ज रिंग, कोई हमारा चार्ज रिंग होगा, एक हमारा रिंग है जो कि चार्ज है, प्लस चार्ज है, ये आपका रिंग, इस पर चार्ज क्या है, प्लस चार्ज है, जिसकी वैल्यू हम क्या मान ले रहे हैं, यहाँ पे इस समय मान ले रहे हैं इसकी वैल्यू कितनी है, कैपिटल क्यू। तो एक रिंग है जिसकी वैल्यू कितनी है चार्ज की, क्यू। इसके पेरीफेरी पर, पेरीमीटर पे क्या है चार्ज है। और इस रिंग का रेडियस हमने मान लिया क्या है, इस रिंग का रेडियस हमने कैपिटल आर माना है। और इस रिंग के एक्सिस पर एक पॉइंट पी है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इसका ओरिएंटेशन समझा देता हूं कि ये हमारा अगर रिंग है जिसका रेडियस कैपिटल आर, जिसका चार्ज है कैपिटल क्यू का, उसका ओरिएंटेशन कैसा है। तो कई बार बता चुका हूं, मैं दोबारा फिर से बता देता हूं कि ओरिएंटेशन हमारे किसी रिंग का कैसे जज करते हैं। अगर मैं किसी रिंग को इस टाइप से बनाता हूं जिसका रेडियस आर है, तो इसका मतलब वो रिंग इस टाइप का है, इसका फेस ऐसे है, आपके सामने की तरफ। इसका फेस क्या है, फेस आपकी तरफ है। अगर फेस इस टाइप से, अगर रिंग ऐसे रखा होगा तो ऐसे बनेगा। और अगर रिंग मैंने बोर्ड पर ऐसे बना दिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये रिंग इस टाइप से रखा है, इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर। अगर रिंग मैंने कुछ इस टाइप का ऐसे बना दिया, इसका रेडियस कैपिटल आर है, तो इसका मतलब रिंग कैसे रखा हुआ है, रिंग का ओरिएंटेशन जस्ट ऐसा है। और अगर मैंने रिंग इस टाइप से टेढ़ा बना दिया, इसका मतलब ये कि रिंग परपेंडिकुलर से थोड़ा सा क्या है, किसी एंगल पे झुका हुआ है, थीटा एंगल पर। मतलब अगर ऐसा है तो रिंग तो ऐसा है, इसका ओरिएंटेशन ऐसा है। लेकिन अगर इस टाइप का ओरिएंटेशन बना दिया जाए, इसका मतलब रिंग का हमारा ओरिएंटेशन कैसा होगा, इस टाइप का होगा। मतलब रिंग कुछ इस टाइप से होगा। समझ में आ रही बात। तो यहां पे जो मैंने रिंग बनाया है, इसका ओरिएंटेशन कैसा है, इसका ओरिएंटेशन ऐसा है, जिसका एक्सिस किधर होगा, जिसका एक्सिस हमारा ये होगा, रिंग का एक्सिस। और इसी एक्सिस पर, इस चार्ज रिंग के कारण किसी पी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से अगर हम देखें तो उसको मैं क्या करता हूं, इरेज कर देता हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू इस चार्ज रिंग के कारण मुझे चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस चार्ज रिंग के कारण चाहिए। लेकिन हमने क्या सिखाया था, पढ़ाते समय मैंने ये बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है किसी चार्ज क्यू के कारण, इस चार्ज क्यू के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है किसी भी डिस्टेंस आर पर, तो आर डिस्टेंस पे जो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूंगा, ई की वैल्यू कितनी होगी, ई की वैल्यू आपकी होगी कैपिटल के कैपिटल क्यू अपॉन में कितना, आर स्क्वायर। अगर इसकी वैल्यू कितनी है, कैपिटल क्यू है तो इस चार्ज की। तो किसी कैपिटल चार्ज Q की वजह से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी, KQ अपॉन में R स्क्वायर। अगर ये चार्ज आपका प्लस रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, प्लस चार्ज से दूर होगा। अगर ये चार्ज आपका कैसा रहा, माइनस Q रहा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू तो उसका मैग्नीट्यूड तो उतना ही होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन किधर होगा, चार्ज की तरफ होगा। तो E की वैल्यू अभी भी कितनी है, E की वैल्यू अभी भी कितनी है, कैपिटल K Q अपॉन में R स्क्वायर। मतलब मैंने सीधा ये बोला था कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, KQ अपॉन R स्क्वायर होगी। अगर प्लस चार्ज है तो KQ अपॉन R स्क्वायर होगी, माइनस चार्ज होगी तब भी KQ अपॉन R स्क्वायर होगी। लेकिन प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो प्लस चार्ज से दूर होगा, और माइनस होगा तो उसकी तरफ होगा। ये दोनों में अंतर होता है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये KQ अपॉन में R स्क्वायर हमने पढ़ाया और कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, ये हमारा न्यूटन फॉर्मूला है। न्यूटन फॉर्मूले से हमने इसको निकाला था। अब हमारे पास दिक्कत हमारे पास यहाँ पे ये आ गई कि हमारा ये चार्ज रिंग है जिसके पेरीमीटर पे चार्ज फैला हुआ है। और अगर ये पेरीमीटर पे चार्ज फैला हुआ है तो हम यहाँ पर इस चार्ज रिंग के कारण इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालेंगे कैसे, ये हमारे पास दिक्कत। तो सिखाया था मैंने क्या करना है, सबसे पहले पॉइंट चार्ज बनाओ, उस पॉइंट चार्ज के कारण निकालो, उसके बाद क्या कर दो, धीरे धीरे सभी पॉइंट चार्ज के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ रही है सबको जोड़ दो। तो हमें करना क्या है, हमें एक छोटा सा पार्ट काटना है। हमने इस रिंग का एक छोटा सा पार्ट काटना है जिसकी वैल्यू मैंने मान लिया इसकी वैल्यू कितनी है, इसका चार्ज है dq।
तो इस dq के कारण इस पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू चाहिए। तो ध्यान से अगर आप देखें तो ये डिस्टेंस मैंने ड्रॉ किया, ये डिस्टेंस मैंने ड्रॉ किया क्योंकि इस चार्ज के कारण यही डिस्टेंस मिलेगा, और अगर यही डिस्टेंस मिलेगा तो इस डिस्टेंस में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू चाहिए। तो अब अगर आप ध्यान से देखें, अगर ये कैपिटल R है और मैंने ये मान लिया कि इसके सेंटर O से इस पॉइंट P का डिस्टेंस कितना है x, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी कैपिटल में R स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर रूट में विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस कितना मिला आपको, रूट में R स्क्वायर प्लस s स्क्वायर। ये डिस्टेंस आपको पता चल गया, और हमने यहां माना है कि छोटा सा चार्ज है इसकी वैल्यू कितनी है dq। अगर ये छोटा सा चार्ज है जिसकी वैल्यू dq है, तो इस dq की वजह से यहां पर P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इस प्लस चार्ज की वजह से दूर, पहली बात, जिसकी वैल्यू भी कितनी होगी, छोटी सी होगी, और उस छोटी सी वैल्यू की वैल्यू कितनी होगी, dE इज इक्वल टू k dq अपॉन में कितना, इसका स्क्वायर। और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू कितनी बचेगी, इसका स्क्वायर करेंगे R स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखें तो एक छोटा सा पार्ट नीचे भी काटते हैं। अगर इस छोटे से पार्ट के कारण मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू चाहिए, तो ये डिस्टेंस मिलेगा और इस प्लस चार्ज से दूर। तो ध्यान से देखिए, इस छोटे से चार्ज की वैल्यू भी कितनी dq है, और इसकी भी मैग्नीट्यूड जो आएगी उस मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी आ जाएगी dE, एंड दिस इज इक्वल टू k dq अपॉन में R स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर, उसी तरीके से जैसे यहां निकाला था। तो अगर ये एंगल आपका कितना है, थीटा है, थीटा ही बनाए, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा आपका, ये भी थीटा होगा, और ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। तो बहुत अच्छे से और ध्यान से अगर आप देखें तो आपको ये दिख रहा होगा कि अगर इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को तोड़ा जाए अलोंग द एक्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस मींस अलोंग द वाई एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस की तरफ तोड़ेंगे तो इसका कंपोनेंट कितना आने वाला है, dE cos थीटा, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आने वाला है, dE sin थीटा। और इसको जब तोड़ा जाएगा तो इधर कितना आ जाएगा, dE cos थीटा, और इसको जब तोड़ा जाएगा इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, dE sin थीटा। ये भी मैंने सिखाया था। एंगल की तरफ जब हम तोड़ते हैं किसी भी वेक्टर को तो क्या आता है, cos थीटा आता है मल्टीप्लीकेशन में, और एंगल के अपोजिट जब किसी वेक्टर को तोड़ा जाता है तो क्या आ जाता है, sin थीटा आ जाता है। तो ध्यान से अगर आप देखें तो अगर मैंने सिर्फ इस रिंग के सिर्फ इस दो पार्ट को मैंने लिया है, और इस दो पार्ट के कारण, इस दो छोटे से पार्ट के कारण, इस छोटे से पॉइंट चार्ज के कारण अगर P पॉइंट में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर निकालना है, तो ध्यान से अगर आप देखें तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या एक ही डायरेक्शन में आ गए, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब सिंपल सा ये हुआ कि ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है और ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, कट हो जाएंगी। और अगर ये एक दूसरे से कट हो जाएंगी तो ये एक दूसरे से क्या हो जा रही है, जुड़ जा रही है। मीन्स कहने का मतलब ये कि दोनों चार्ज के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है वो हमेशा किधर आएगी, अलोंग द एक्सिस। तो अलोंग द एक्सिस उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, dE cos थीटा प्लस dE cos थीटा। लेकिन सिर्फ यही दो पॉइंट चार्ज तो है नहीं, इस रिंग के ढेर सारे पॉइंट चार्ज मिलेंगे, और इस रिंग के ढेर सारे पॉइंट चार्ज मिलेंगे। जैसे मैंने ऊपर और नीचे काटा है, वैसे यहां पर और यहां पर भी काटा जा सकता था। और जब यहां पर काटेंगे तो इस पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगा वो इधर जाएगा, और इस पार्ट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इधर जाएगा, और दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे से इस टाइप से रहेंगे उस थीटा एंगल पर। तो जब इन दोनों को तोड़ा जाएगा तो इसका ये वाला कंपोनेंट जो अलोंग द एक्स एक्सिस है, अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग है, वो जुड़ जाएंगे, और परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस एक दूसरे से क्या करेंगे, कट जाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये कि इन दोनों चार्ज के कारण भी इस डायरेक्शन में आने वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, dE cos थीटा। और अगर ये चार्ज और ये चार्ज की वजह से रिंग के इस पॉइंट और इस पॉइंट के वजह से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं तो वो भी ऐसा करेंगे और वो भी ऐसा करेंगे। कहने का मतलब ये रहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे रिंग के कारण आएगी, वो रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अलोंग द एक्सिस आएगी, और सब पॉइंट चार्ज के कारण कितना आएगा, dE cos थीटा, dE cos थीटा, dE cos थीटा, dE cos थीटा। ये वाले कंपोनेंट्स कट जाएंगे, और अगर ये वाले कंपोनेंट्स कट जाएंगे तो हर छोटे छोटे पार्ट के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें पता है और एक ही डायरेक्शन में है तो सीधा सीधा क्या कर देना चाहिए, जोड़ देना चाहिए। तो ध्यान से अगर आप देखें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे निकालनी है रिंग की वजह से, तो छोटे से पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, dE cos थीटा,
प्लस डी कॉस थीटा प्लस डी कॉस थीटा प्लस डी कॉस, मतलब हर पार्ट के कारण डी कॉस थीटा जोड़ना है। तो जोड़ने का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेट कर देना सिंपली। तो इसी को हमने क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना। और ये गोला लगा दिया। गोला लगाने का मतलब टोटल इंटीग्रेशन पूरे लूप के लिए, है ना। तो इस वाले इंटीग्रेशन और इस वाले इंटीग्रेशन में अंतर होता है। ये इंटीग्रेशन का मतलब होता है पूरे लूप के लिए इंटीग्रेट किया जा रहा है, और इसका इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि लिमिट लगेगा, है ना। तो पूरे लूप के कारण अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो ये छोटे से पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड था डी कॉस थीटा, और मैंने इंटीग्रेट किया, इसका मतलब मैं जोड़ रहा हूं डी कॉस थीटा को, और डी कॉस थीटा को जोड़ रहा हूं तो गोला लगा दिया, इसका मतलब पूरे लूप के लिए जोड़ रहा हूं डी कॉस थीटा। इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा। अब सबकी वैल्यू रख दी, आंसर आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू टोटल इंटीग्रेशन, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के इंटू डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू यहां से तो ये हमारा परपेंडिकुलर बन गया एंगल के सामने, ये हमारा बेस और ये हमारा हाइपोटेन्यूज। तो ध्यान से अगर आप देखें तो कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज मिलेगा, तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज मिलेगा, इसकी वैल्यू कितनी, एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। तो बहुत अच्छे से अगर आप देखें तो इस रिंग के कारण जो पी पॉइंट पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, तो हर पार्ट के कारण ये डिस्टेंस एक्स क्या था, कांस्टेंट। हर पार्ट के कारण डिस्टेंस कांस्टेंट एक्स था, आर भी कांस्टेंट था, मतलब नीचे वाला टर्म कांस्टेंट हो गया। कैपिटल के पहले से कांस्टेंट था, एक्स हमारा पहले से कांस्टेंट था क्योंकि एक्स डिस्टेंस पर ही निकालना था। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो बचेगी वो आपके पास मिलेगी के एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर मिलेगा 3/2 और इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। टोटल इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू का क्या मतलब, टोटल इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू का मतलब है टोटल चार्ज। अब बोलेगा क्या मतलब, ऑन द रिंग। तो टोटल चार्ज इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू टोटल चार्ज, और गोले का क्या मतलब है, ऑन द रिंग। तो टोटल चार्ज ऑन द रिंग कितनी हमने मानी है, कैपिटल क्यू। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपके पास आ जाएगा के कैपिटल क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर मिलेगा 3/2। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा एक्सप्रेशन बना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी चार्ज रिंग के कारण एट एन एक्सियल पोजीशन जिस पर चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। सेंटर ऑफ द रिंग इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ई नेट की वैल्यू के कैपिटल क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर के पावर 3/2। ये फॉर्मूला आपको रात को 12 बजे भी याद होना चाहिए, क्योंकि ढेर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये चीज है यहाँ पर, यही हमारा क्या है, डेरिवेशन है। अब हम आगे बढ़े तो इस पर क्या बनाए जाते हैं, ग्राफ बनाए जाते हैं। स्क्रीन पॉज करके उतारिएगा इसको मैं आगे बढ़ता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स के बीच में ग्राफ बनाया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स के बीच में ग्राफ बनाया जाता है। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स के बीच में ग्राफ कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले तो मैं यहां पे फॉर्मूला लिखता हूं ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की वैल्यू कितनी, कैपिटल के कैपिटल क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोजीशन के बीच में ग्राफ बनाना है। ये आपका रहा पोजीशन एक्स, ये आपका रहा इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और इसी के बीच हमें ग्राफ बनाना है। तो इस ग्राफ को बनाने के लिए सबसे पहली बात, ग्राफ बनाया कैसे जाता है। ग्राफ का मैंने क्या नाम है अलग से वीडियो बना के बनाया है, आप देख सकते हैं कैसे ग्राफ बनाया जाता है। तो यहां पे हम कैसे ग्राफ बनाएंगे, सबसे पहले तो ये बात पहचानिए आपके, ये ग्राफ बनेगा कौन सा, सर्कल बनेगा, हाइपरबोला बनेगा, पैराबोला बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्या बनेगा, कि क्यूबिक है, क्या है, किस टाइप का ग्राफ।
देखने से तो ऐसा नहीं लग रहा है कि हाँ कोई हमारा जो हमने पढ़ा है वैसा कुछ ग्राफ बनेगा। एक्सपोनेंशियल भी नहीं है ना? क्यों? क्योंकि ई और एक्स के बीच में अगर हमें ग्राफ बनाना है तो ई तो यहाँ है, ये एक वेरिएबल है, यहाँ पे ये वेरिएबल एक्स दिख गया, लेकिन नीचे भी वेरिएबल है जिसका स्क्वायर है, जो किसी चीज में प्लस हो रहा है, ऐड हो रहा है, ऐड होने के बाद पावर 3/2 भी। तो इस चीज को समझना बड़ा मुश्किल है। तो इसको बनाने के कई तरीके होते हैं, आइए हम देख लेते हैं। सबसे पहले बाउंड्री कंडीशन यूज करते हैं। वो बाउंड्री कंडीशन क्या होगा? एट एक्स बराबर 0 देख लेते हैं कितना इलेक्ट्रिक फील्ड। एट एक्स बराबर 0, एट एक्स बराबर 0 का क्या मतलब? एक्स कहां से लिया था? इसका सेंटर से लिया जा रहा था। एक्स बराबर 0 का मतलब ये कि अगर एक्स की वैल्यू अगर 0 कर दूंगा तो ये पी पॉइंट कहां हो जाएगा? ये पी पॉइंट उस दिन क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। मतलब पी पॉइंट जो है जनरल पॉइंट जहां मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहा था वो इसके सेंटर पे आ जाएगा। अगर वो इसके सेंटर पे आएगा तो एक्स बराबर 0 रखने पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के सेंटर पे आएगी, जो कि हमने पहले पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग एट द सेंटर ऑफ द रिंग इज इक्वल टू 0। देखिए 0 आता है तो आंसर यहाँ 0 आएगा। जैसे 0 रखेंगे पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, और जैसे 0 हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? 0। अब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई। अब अगर आप ध्यान से देखें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने का 0 हो गई तो दूसरा बाउंड्री कंडीशन देखते हैं, इंफिनिटी। इंफिनिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखते हैं। तो एट एक्स बराबर इंफिनिटी, एट एक्स बराबर इंफिनिटी मतलब इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें देखनी है। मतलब बहुत दूर चार्ज रिंग की बहुत दूर इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखनी है। मतलब एक्स बराबर अगर इंफिनिटी हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? तो एक्स बराबर इंफिनिटी पर एक्स की वैल्यू अगर आपको देखना है तो ध्यान से अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या रखेंगे? इंफिनिटी। तो यहाँ पे इंफिनिटी रखेंगे, यहाँ पे इंफिनिटी रखेंगे तो पूरी की पूरी वैल्यू ऊपर तो क्या हो गई? इंफिनिटी हो गई। अगर पूरी वैल्यू ऊपर इंफिनिटी हो गई और यहाँ पे इंफिनिटी रखने में नीचे की वैल्यू भी पूरी इंफिनिटी हो गई, तो ऊपर मिला इंफिनिटी, नीचे भी मिला आपको इंफिनिटी, लेकिन 1 अपॉन इंफिनिटी क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। तो 0 इंटू इंफिनिटी बराबर कितना हो गया? 0। इंफिनिटी में 0 का मल्टीप्लाई मतलब 0 का किसी भी चीज में मल्टीप्लाई करने पर सीधी सीधी वैल्यू कितनी रहती है? 0। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है? 0। तो ये दो बाउंड्री कंडीशन हमें मिल गए कि रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है और रिंग से बहुत दूर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो इसका मतलब ये कि ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा 0 वैल्यू से और खत्म कहां होगा? एक्स बराबर इंफिनिटी, खत्म यहां होगा। मतलब यहां भी 0 हो जाएगा, यहां भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ग्राफ बनना कैसा चाहिए? अब ऐसा स्ट्रेट लाइन तो नहीं जाएगा, क्योंकि 0 एक्स बराबर 0 एक्स बराबर इंफिनिटी के बीच में कहीं ना कहीं हर जगह तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो कि वैल्यू वो होगी। तो इसका मतलब ये सीधा जो हमें या अनुमान लग रहा है या हमें अंदेशा लग रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो उसका जो ग्राफ बनेगा यहां से ऐसा कुछ उठ कर ऐसा जा रहा होगा। मतलब पहले ये मैक्सिमम हुआ होगा, 0 से मैक्सिमम हुआ होगा, मैक्सिमम से फिर 0 हुआ होगा, तभी ऐसा हो सकता है, वरना ऐसा हो पाना पॉसिबल नहीं है कि इंफिनिटी पे भी 0 मिल जाए और यहाँ भी 0 मिल जाए। अगर स्ट्रेट लाइन तो है नहीं वो, नहीं तो मैं ऐसा ही ग्राफ बनाता। तो एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि अगर इंफिनिटी में भी 0 है और सेंटर एक्स बराबर 0 पे भी 0 है, इसका मतलब ये कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ ना कुछ फॉर्मूला बन रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले मैक्सिमम हुई होगी तब जाके इंफिनिटी पे 0 हुई होगी। तो इस टाइप का हमने ग्राफ प्रेडिक्ट किया कि ये ग्राफ बन रहा है। दूसरी चीज, वो ग्राफ ऐसा बनेगा इस साइड में, उसका भी तरीका बताता हूं क्यों ऐसा बनेगा। क्योंकि ऊपर नीचे बनाने का डायरेक्शन का मतलब होता है कि अगर ये आपका रिंग है, जो चार्ज रिंग है, पॉजिटिव चार्ज रिंग है, तो इस पॉजिटिव चार्ज रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर था? प्लस से दूर, इस डायरेक्शन में। और इस साइड में जाएंगे तो प्लस से दूर, लेफ्ट साइड में। तो राइट साइड का मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर और लेफ्ट साइड का मतलब एक्स एक्सिस के नीचे। ग्राफ वैसा का वैसा बनेगा, लेकिन एक्स एक्सिस के ऊपर का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस नीचे का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है। तो ये हमारा ग्राफ बन जाता है, ई और एक्स के बीच में पूछा जाता है ना। दूसरी चीज, ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। दूसरी चीज हमसे ये भी निकलवाया जाता है कि कितने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अगर ये मैक्सिमम हो रही है
तो कितने डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी और उस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है, आप डायरेक्ट इसे रट भी सकते हैं या फिर मैं तरीका बता देता हूं, आप निकाल भी सकते हैं, है ना। क्लास 12 में आपको मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ाया जाएगा। मैक्सिमा मिनिमा के लिए लोग करते क्या है, मैक्सिमा मिनिमा के लिए जैसे कोई भी फंक्शन आपका एफ है, अगर इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आपको निकालनी है तो उसको सीधा या क्या कर दे, इस फंक्शन को सीधा सीधा एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करके बराबर 0 दिखा दीजिए, है ना। जब भी आपसे फिजिक्स में जब भी कभी पूछे कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालो, उसकी मिनिमम वैल्यू निकालो, तो सीधा क्या करना है, अगर मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू कभी पूछ रहा है तो एक बार डिफरेंशिएट करके आप 0 दिखा दो, आपको आंसर के करीब पहुंच जाएंगे आप, है ना। तो अगर मुझे इस फंक्शन का कोई भी फंक्शन था जिसका एक्स का फंक्शन था जिसे हमें क्या मैक्सिमम वैल्यू दिखाना था या फिर मिनिमम वैल्यू दिखाना था, तो हमें अगर निकालना है तो उसे एक बार डिफरेंशिएट करके 0 दिखा दो, आप आंसर के करीब पहुंच जाओगे, है ना। तो ये तरीका है। तो हमें यहाँ क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, कितने डिस्टेंस में मिलेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जब आप 0 दिखाएंगे तो एक्स की वैल्यू वहां से आएगी, और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी मैं डायरेक्ट बता देता हूं, एक्स की वैल्यू आपके पास आएगी एक्स बराबर r/√2, और यहां भी एक्स की वैल्यू r/√2, क्यों दोनों तरफ r/√2, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो दोनों तरफ सेम होंगे ना, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड उस साइड में मिलेगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड मिलेगी, बस ऊपर नीचे बनाने का मतलब क्या है, डायरेक्शन। तो x बराबर प्लस r/√2, x बराबर माइनस r/√2, और x की वैल्यू वहां पर प्लस माइनस r/√2 मिलेगी भी, क्योंकि रूट में आंसर आएगा वो, है ना। तो इस टाइप से x बराबर r/√2, x बराबर माइनस r/√2, आप मैथ वाले जो होंगे वो इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन बायो वाले बिल्कुल ना करें, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, आप डायरेक्ट रख सकते हैं, इतना नहीं पूछेगा कि हाँ क्या होगा, बस इतना पूछेगा कि कितने डिस्टेंस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, तो सीधा सीधा एक्स की वैल्यू r/√2 बायो वालों के लिए, है ना। मैथ वालों के लिए अगर वो ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डिफरेंशिएट करके 0 दिखा दे, वरना उनके लिए भी ये सही है कि x बराबर r/√2, है ना। तो x बराबर r/√2 पे रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगी। दूसरी चीज कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड x बराबर r/√2 पे मिल रहा है तो उसकी वैल्यू उठा के डाल दो उसमें, और जैसे उठा के डालेंगे उसकी वैल्यू तो इसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू K कैपिटल Q r/√2 अपॉन r² प्लस r²/2, एक्स स्क्वायर करेंगे तो r²/2 मिलेगा, कि पावर कितना मिल गया 3/2। तो बस इसी को बाहर निकाल दीजिए, इसकी वैल्यू आ जाएगी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है, यही कहानी है हमारी, ठीक है। तो यहां से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, खत्म होती है। तो हमने क्या सिखाया आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सिखाया किसी चार्ज रिंग की वजह से, कहां पर, आपके एक्सियल पोजीशन पर। उसके बाद हमने आपको ग्राफ बनाना सिखाया, उसके बाद हमने क्या सिखाया, उसके बाद हमने सिखाया कि ग्राफ बनता कैसे है, कैसे बाउंड्री कंडीशन लेते हैं, हमेशा बेटा कहां लेना है, हमेशा सेंटर x बराबर 0 पे लिया जाता है बाउंड्री कंडीशन, इन्फिनिटी पे ज्यादातर ग्राफ ऐसे बन जाते हैं, नहीं तो -∞ प्लस इन्फिनिटी पे बाउंड्री कंडीशन लिया जाता है, तो जैसा क्वेश्चन विच मेक सेंस। दूसरी चीज कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी और किस किस टाइप से क्या क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। आपका यहां तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट होता है, और इसके पहले का जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट जो नहीं पढ़े हुए हैं वो पहले वाले लेक्चर्स हमारे देख सकते हैं। पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाई जा चुकी है, चार्ज रॉड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया जा चुका है, कितने डिस्टेंस पे क्या है कैसे है, किसी चार्ज रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पढ़ाई जा चुकी है। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सभी लेक्चर्स हमारे इसके पहले वाले लेक्चर्स में है, आप सभी जाके देख सकते हैं, ठीक है। फिर जल्दी से इसको नोट करें, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं।